अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब से जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि क्या भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे तो उसमें उस तकरीब में शिरकत के लिए, और उसके साथ साथ KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमतों की तश्कील के लिए जो जोड़ तोड़ चल रही है उस पर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बहरान की जद में आ गई है शिकस्त के बाद और इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। शामी साहब, मनमोहन सिंह साहब आ रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बरदारी में। चलिए मनमोहन सिंह पर भी बात करते हैं। अभी तो मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की मजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं शौकत खानम हस्पताल। बिल्कुल। और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा। जब ये हादसा हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए थे। जी बिल्कुल। लेकिन उस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, डॉक्टर ने उसकी इजाज़त नहीं दी और इमरान खान साहब खासा सीरियसली यानी इंजर्ड हैं। जी बिल्कुल। उनको सख्त चोटें आई हैं और ये अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे, दुआ करनी चाहिए। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि उनकी मदाद पुरसी के लिए जाएंगे। जी। जब नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं अब्बास शरीफ साहब, उनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त इमरान खान साहब उनकी ताज़ियत के लिए भी गए थे। अच्छा अच्छा। तो ये एक हमारी समाजी जो रिश्ते नाते हैं वो बरकरार रहने चाहिए। लेकिन जो दरमियान में तनाव आया था, तनाव तो एक सियासी अमल का हिस्सा है। जब इंतखाबी कैंपेन चल रही है उसमें तनाव भी पैदा होता है, एक सख्त उस भी कहते हैं एक दूसरे को। लेकिन हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, एक ही मिट्टी से उठे हैं, एक ही खून हमारी रगों में गर्दिश कर रहा है और एक ही हम अल्लाह को और एक ही रसूल को मानने वाले हैं। तो तलखियाँ जो हैं वो कम करनी चाहिए। जैसे कि शायर ने कहा ना कि मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो। बिल्कुल। और मेरा तो ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इयादत के लिए तशरीफ़ ले आए इमरान खान साहब उस पे ये भी बेहतर होगा। उसके लिए मेरे जहन में कई सवालात हैं, लेकिन उस पर मैं बात करूंगा। आज उन्होंने भी कुछ फरमाया है। चलिए वो फरमाना, उनका फरमाना बजाय वो भी तलखी बड़ी है इमरान खान साहब के और उनके दरमियान जो तलखी वाक़ हुई है उतनी तलखी तो मेरा ख्याल जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान नहीं। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब मौलाना हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं, तो उनको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मदाज पुरसी करनी चाहिए, इजाज़त करनी चाहिए, तलखी को कम करना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है, लेकिन उस पर बात करते हैं, करेंगे बात। शाम साहब, मनमोहन सिंह। अच्छा देखिए, अब मनमोहन सिंह जो है ना, नवाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, या अभी तो यानी वो खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म बन सकते हैं जी। तो आपके जो इंडियन बड़े मशहूर अखबार नवीस हैं या मीडिया पर्सन हैं करण थापर जी, करण थापर, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही जिसमें यह भी कहा कि मैं उनको मदऊ करूंगा, मनमोहन सिंह को। अब इस पर कुछ हमारे दोस्त भी जुज़बुज़ हुए कि हल्फ वफादारी की तकरीब में शरीक हों। जब जरदारी साहब सदर बने पाकिस्तान के तो उन्होंने खसूसी मेहमान के तौर पर करज़ई साहब को बुलाया था। उन्होंने मगरिब से बुलाया था। हाँ, इन्होंने मशरिक से बुलाया। मशरिक से बुलाया। मगरिब भी ऐसा ही है, वो मशरिक का हिस्सा है। ठीक है। तो उस वक्त भी करज़ई साहब के दरमियान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान बड़ी टेंशन थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब तो करज़ई साहब से समझिए उलझ जाते थे। दुबदू कई दफ़ा इनकी यानी समझिए मारपीट होते रह गई, बड़ी इस तरह की तलखी हुई। बहरहाल जरदारी साहब ने कोशिश की उस ताल्लुकात को नाबलाइज करने की और अब नवाज शरीफ साहब जो हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात, उनकी एक आरजू है उसको दुरुस्त करने की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यानी ये एक गैर रवायती बात की उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाने की। अभी तो ये वगरना वज़ीर आज़म जो है वो वज़ारत ख़ारिजा से पूछता है और मशवरा करता है, फिर एक तकल्लुफ़ से बड़ा ख़त लिखता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल छूटते ही बेतकल्लुफ़ी से ये कह दिया कि मनमोहन सिंह को हम बुलाएंगे यहाँ। वहाँ से अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। पहले तो खबर आई कि नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, फिर मालूम हुआ अभी तो ऑफिशियल इन्विटेशन आएगा ना तो ऑफिशियली कुछ बताएंगे। लेकिन अगर मनमोहन सिंह नहीं आते तब भी नवाज शरीफ साहब ने एक पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है। अच्छा, एक तो बात यह ना हम इस पर गुस्सा करें, हाँ। और एक आप देखें डिप्लोमेसी के मामलात भी और होते हैं। पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान इंतहाई शिद्दत के साथ
भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। ठीक है। अब अगर भारतीय वजीर आजम तशरीफ नहीं लाते तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने, उनका काम जाने, वो उनकी जवाबदारी होगी। वैसे तो देखिए वो झेलम के रहने वाले हैं, इस यहीं पैदा हुए और उन्होंने आरजू की थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि नाश्ता हम दिल्ली में करें, खाना हम लाहौर में खाएं और रात इशाया जो है काबुल में जाके कर लें। ठीक है। तो एक आरजू है, मेरी भी ये आरजू है। अच्छा, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाए। लेकिन शाम साहब हर कीमत पे? हर कीमत नहीं होती, कीमत तो जाहिर है कि वही अदा की जाती है जो अदा की जा सकती है। जो मसाइल हैं तनाज़े के, वो तनाज़ात तो हल होने चाहिए जी। कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए, लेकिन हम हल करने भी कई तरीके हैं ना। अब एक बंदूक लेके तो खड़े नहीं हो सकते आप। ठीक है। कितनी लड़ाइयाँ लड़ ली, कितने झगड़े हो गए, और नवाज शरीफ साहब ने और वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद एक शुरुआत की थी। वाजपेयी यहाँ आए थे, एक मूड बदला था कौम का, एक माहौल बदला था, बीच में फिर कारगिल हो गया और सारी सूरत हाल ख़राब हो गई। लेकिन शाम साहब अब जो मियाँ साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं, अब डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हमारे इंटरनली प्रॉब्लम नहीं पैदा कर देगा? बहुत सारी पार्टीज माजी में जलसे जुलूस इंटरनली प्रॉब्लम क्या होगा? दिफाई पाकिस्तान कौन भाई यहाँ देखिए, जो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान है जी, उन्होंने धड़ल्ले से पेशकश की थी इंडिया को कि मुश्तरका दिफा हो जाना चाहिए। तो वो तो नेहरू ने जवाब दिया किसके खिलाफ, बात वहीं की वहीं रह गई। ठीक है। हमारे जब और खुद परवेज मुशर्रफ साहब किस तरह आगरे गए, किस तरह उन्होंने जाके फिर आप देखिए काठमांडू की बात है जी, टेंशन पैदा हो गई थी, आगे बढ़कर जाकर इंडियन वजीर आजम से हाथ मिलाया, बिल्कुल, और पूरी दुनिया में उनकी तस्वीरें छपी और बड़ी उन्होंने वाह कराई। बात यह है कि ये हमें दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए, ठीक है, जज्बात से नहीं। गुस्सा तो बहुत आ जाता है ना, तो गुस्सा तो फिर इंडिया को भी आता होगा, वहाँ भी बहुत से लोग हैं, वहाँ भी बहुत की कहानियाँ हैं, बहुत से इल्ज़ामात हैं हमारे ऊपर, हमारे अपने ऊपर, हमारा अपना एक वर्जन है, उनका अपना एक नैरेटिव है। तो अब ये हम उलझते नहीं हैं उन नैरेटिव्स में। अगर हमने रास्ता निकालना है, और लीडरशिप का रोल क्या है, अगर नवाज शरीफ साहब रास्ता नहीं निकालते तो बने क्यों नवाज शरीफ? लेकिन शाम साहब हमारी तारीख में तो भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं उसकी बुनियाद पे हुकूमत उल्टी जाती रही है ना। वो भाई मेरे पास जब हमारे ज़ियाउल हक साहब थे यहाँ जी, कैसा कैसा इनिशिएटिव नहीं लिया उन्होंने। क्रिकेट मैच देखने चले गए, ज़बरदस्ती के मेहमान बन गए, जंग का खतरा टाल दिया। मेरे दोस्त थे ज़ियाउल इस्लाम अंसारी मरहूम, मशरिक के चीफ एडिटर थे, बड़े ज़हीन अखबार नवीस थे। अच्छा, वो कहा करते थे ज़ियाउल हक ने 3 जंगें जीत ली इंडिया से। अच्छा, हम पूछते थे कैसे, वो कहते होने ही नहीं दी, इम्कान पैदा हुआ उसको रोक दिया, अच्छा, जब रोक दिया तो जीत ली। ठीक है। बात यह है पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है लड़ाइयाँ लड़ना। और जो हमारी तुर्की है ना, तुर्की के तैयब अर्दगान कहते हैं कि पहला काम डेवलपमेंट के लिए ये है कि जीरो झगड़ा हो, जीरो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए हमसायों के साथ। बिल्कुल। तो हमसायों के साथ ताल्लुकात हमें बेहतर बनाने होंगे। ये नहीं है एक बावकार के साथ, एक मतानत के साथ, एक संजीदगी के साथ। ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब बेतकल्लुफी से बाद औक़ात पंजाबी एक मजाज भी तो है ना, पंजाबी मजाज जरा खुली डुल्ली बात कर देता है, लेकिन उनको सोचना, एक बात समझनी चाहिए कि करण ठापर के जो उनका इंटरव्यू है ना, उसमें बड़ी कहानियां बनी है। उन्होंने कहा कि करगिल जो है बिल्कुल उस पर भी कमीशन होगा। उसने कहा जी वो क्या है, डेविड हेडले, क्या नाम था? जी, डेविड हेडले जी। उसने एक बयान दिया वहाँ अमेरिका में एक अदालत में। उसने कहा मैं तो इंडियन, बिल्कुल, मैं वो पाकिस्तानी जो ISI के बाद अफसरों ने मुझे पैसे दिए $25,000, और मैंने फिर इंडिया में ये किया और इंडिया में ये किया, और मैं उनकी और एक कहानी बयान की है। बिल्कुल। तो उसने पूछा जनाब कि ये जो कहानी है, उन्होंने कहा हाँ इसकी भी तहकीकात कर लेंगे। उन्होंने कहा करगिल की होगा तो उसकी भी तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा देखेंगे ना भी क्या सच है क्या झूठ है। उन्होंने कहा फिर आपको इंडिया को भी बताएंगे। हाँ, उनका कुछ सीक्रेट नहीं होगा, जब तहकीकात करेंगे तो उसके नताइज भी होंगे। बिल्कुल। शाह साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम आएंगे और गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी पाकिस्तान और भारत और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के जो स्टांस के ऊपर, और शामी साहब कह रहे हैं कि शामी साहब भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ब्रेक में इनसे एक सवाल पूछ रहा था
कि क्या शामी साहब इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठे और सीधा अमृतसर से चला जाए लाहौर से? कनाडा अमेरिका कायदे आज़म ने कहा था जी कि इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान कनाडा अमेरिका जैसे ताल्लुकात होंगे। अच्छा, तो कनाडा और अमेरिका में इसी तरह से आमदोरफ्त होती है। हाँ तो देखिए ना, आमदोरफ्त तो यूरोपीय मुल्कों के दरमियान भी होती है। वहाँ पे तो वीज़ा भी ख़त्म हो गया। तो वीज़ा भी खत्म हो चुका है। यहाँ भी जब पाकिस्तान बना है उस वक्त ना पासपोर्ट था ना वीज़ा था, अच्छा, परमिट पे लोग आते जाते थे। और मुझे बचपन की बात याद है कि लोग फिल्म देखने के लिए अमृतसर जाया करते थे। हमारी तो दरगाह वहाँ है होशियारपुर में, शाम 84 में। हमारे जद्दे अमजद जो है हज़रत कुतुबुल अक़ताब ताजुल आरिफीन शेख अब्दुल नबी शामी साहब वहीं मदफून है, उनका मज़ार वहाँ है। मेरे वालिद साहब जो थे उनके उर्स पे जाते थे बाकायदा। अच्छा, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पे भी लोग जाते थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स पे भी जाते थे। तो एक 1965 की जंग के बाद हालात ख़राब हुए और बहुत दुश्मनी का रवैया हो गया। तो 1965 जैसे ताल्लुकात लियाकत अली खां के वक्त में थे, जैसे कायदे आज़म के वक्त में थे, जैसे ख्वाजा नाज़मुद्दीन के वक्त में थे, वैसे ताल्लुकात तो बहाल होने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए। मसले भी मौजूद थे, ताल्लुकात भी मौजूद थे। शाम साहब, आपका खुद ताल्लुक मशरकी पंजाब से है। हाँ, मशरकी पंजाब के लोग और उनकी नस्लें हाँ। तैयार हैं इस बात के लिए कि हम थौ कर दें, पिघल जाए सरहदें और हम नहीं, पिघल नहीं जाए। देखिए सरहदें आप सारा मिस इंटरप्रेट कर देते हैं आप लोग। अच्छा, सरहदें तो वही रहेंगी। देखिए ना, दोस्त क्या होता है, दो तो रहते हैं ना उसमें। हाँ, हाँ, तो सरहदें तो रहेंगी। ये तो हमारी ऑटोनॉमी है। मैं तो एक दफा चंडीगढ़ गया था तो मुझे वहां से मिल गया, हम असेंबली का देखने गए इजलास। तो असेंबली में उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पे हम लोगों को बैठा दिया। अच्छा, और फिर कहा मुबारक हो, इक्को मिक्को हो गए। तो मैंने कहा जनाब हम तो एक हो जाएं लेकिन आपकी वजह से नहीं होते। उन्होंने कहा क्यों, हमारे वजह से क्यों नहीं होते? मैंने कहा भाई बात यह है, हम हैं 10 करोड़ पंजाबी, आप हैं करोड़ 1.5 करोड़। आपका क्या बनेगा अगर आपके साथ मिल जाएंगे या आप हमारे साथ मिल जाएंगे? तो आप अपनी खैर मनाएं, आप अपने इत्मीनान से रहें। बड़ी चुप लगी उनको। बात ये, हम 10 करोड़ हैं, हमें क्या ज़रूरत है? हमें कोई जज थोड़ी कर सकता है। हमारे ऊपर हमें इत्मीनान होना चाहिए अपने ऊपर। और देखिए, ये जो इसका मतलब ये नहीं है, दोस्ती जो है, दोस्ती होनी चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उस वक्त तो वज़ीर आज़म नहीं थे। हाँ, ठीक है। उन्हें ज़रा एक गुफ्तगू में ज़रा एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा जी, एहतियात। हाँ जहाँ एक बात और सुन लें, आप मुझसे पूछ रहे थे, आप भूल सकते हैं जो कुछ हुआ। बिल्कुल, मकान छोड़ा, हाँ, घर बार छोड़ा, बहुत से लोगों ने अजीज़ो अकारब छोड़े, बच्चियाँ कत्ल हो गई, अगवा हो गई, क्या क्या कहानियाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, मैं अपने वालिद साहब से कहा करता था, भाई आपका वहाँ मकान कितना था? हंसते, वो 10 मरले का, ये 1 कनाल का था। मैंने कहा आपके सारे बेटे जो हैं उनके पास 1-1 कनाल 2-2 कनाल के मकान हैं। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया पाकिस्तान में आकर। और देखिए, कभी भी हमारे घर में या हमारे जैसे घरों में कभी ये पछतावा नहीं हुआ, कभी याद नहीं आई, वतन छोड़ दिया है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही। जैसे रसूलुल्लाह ने मक्का छोड़ दिया, बस मदीना वतन बन गया। ठीक है, उस तरह हमने छोड़ दिया, वतन हमारा ये है। अच्छा, लेकिन वो ज्यादतियां, असल तो क्वेश्चन है वो ज्यादतियां, वो तारीख, वो रवायत जी। जो यहाँ सिख रह रहे थे, जो हिंदू रह रहे थे, उन्होंने भी तो माल असबाब छोड़ा, वो भी तो लुटे, उनके घर बार भी तो यहाँ रह गए, उनके साथ भी तो ज्यादतियां हुई ना, और हमारे साथ भी हुई। और एक बात मैं सुन ले, आप सुन लें एक अच्छी तरह, हम क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन लोग पैदा करते हैं। कौमें कभी माजी में जिंदा नहीं रहती, वो माजी से सबक हासिल करती हैं। जापान ऐसा मुल्क है जिस पर एटम बम चलाया अमेरिका ने। बिल्कुल, आज तक एक मुल्क है दुनिया में जिस पर एटमी तजर्बा हुआ, दहशतगर्दी पड़ी, उनके 4 तबाह हुए, नागासाकी, हिरोशिमा। आज अमेरिका और जापान के ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत क्लोज अलाइज, बहुत क्लोज है। माजी में जिंदा नहीं रहती कौमें, ठीक, माजी की तलखियां बुलानी पड़ती हैं मुस्तकबिल की वजह से। हमें अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यही हमारी जो खारजा पॉलिसी है ना इस्लामिक स्टेट्स की, वो लड़ना झगड़ना नहीं होती, अपना हक मनवाना चाहिए, लेकिन एक खुश असलूबी के साथ, हुस्न कलाम के साथ। और जब तक आपको कोई ना छेड़े, आप किसी को नहीं छेड़ेंगे। कोई हमलावर होगा तो अपना दिफा करेंगे, जान लड़ा देंगे, लेकिन किसी पर हमला नहीं करेंगे। जी शामी साहब, लेकिन जो आगे कदम बढ़ाने का मामला है वो खैबर पख्तूनख्वा में अटक गया है। वो ये है कि वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान, आप कह रहे थे ना, आए अयादत करें इमरान खान साहब की,
वो वहां कह रहे हैं कि मैं तो मैंडेट ही नहीं मानता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये मौलाना फजलुर रहमान जो है, अब उनकी जिंदगी में पहला तजर्बा हो रहा है ये क्या? कि वो मैंडेट नहीं मानते। ठीक है। मुफ्ती महमूद साहब ने तो मुजीबुर रहमान का मैंडेट भी माना, भुट्टो का भी माना, ठीक है। फिर उसके बाद मौलाना तशरीफ लाए तो जरदारी साहब का भी माना, मुशर्रफ साहब का भी मान लिया रेफरेंडम ज़्यादा मैंडेट। अब ये बेचारे इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कसूर कर दिया इनका मैंडेट ना माना जाए। अब इमरान खान साहब पर उनको कल शिकायत है कुछ बाज़ मुकामात पर, और खुद जो पीपल्स पार्टी है उसके वकार खान जी, वो उनके खिलाफ जहां वो खड़े हुए थे और वकार खान को सपोर्ट कर रही थी जी, मुस्लिम पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी कहते, वो हार गए। दौलतमंद पैसा हार गया, ठीक है, मौलाना जीत गए, और मौलाना को कहते हैं मैंडेट नहीं मानते पीपल्स पार्टी वाले क्यों बेचारे। नहीं वो फिर सैफुल्लाह ब्रदर्स लकी मार्वत में हाँ, इतना पैसा, इतना रसूख, इतनी दौलत। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है माशाल्लाह, देखे क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अगर आप ये शेर उनके लिए पढ़ रहे हैं तो मौलाना के लिए जी, और मौलाना के लिए पढ़ रहे हैं तो मौलाना के यहाँ भी जुनून है। मौलाना कह रहे हैं कि मैं अपने यानी वो उस मैंडेट पे हुकूमत बना के दिखाऊंगा जो असल में सूबे का है। मौलाना जो है उनके अंदर भी एक जुनून है। ठीक, अब कोई बात नहीं, ये मुकाबला जो है ये शतरंज का खेल है ना जी, लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब को नशिस्तें ज्यादा मिली हैं, पॉपुलर वेव उनके साथ है, बिल्कुल उनको रास्ता दे देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की तो यही खबरें आ रही हैं। हाँ, अब मौलाना जो है अपनी कोशिश कर सकते हैं, उसको रोका कुछ नहीं है किसी ने, लेकिन यहाँ पीटीआई जो है उसको शिकायत है। एजाज चौधरी साहब है जो पीटीआई के प्रेसिडेंट, उनका 25 नशिस्तों पे हमने नताज इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा कर ले, धांधली के सबूत इकट्ठे भी कर ले ताकि लोगों को पता चल जाए। वैसे मैं तो एक बात मानता हूँ, ये जो अंगूठा है ना, जो कुछ कराची की शिकायत हैं, जो लाहौर की शिकायत हैं, कई और हल्कों की शिकायत, बेशुमार शिकायत, एएनपी को पेशावर में शिकायत से इनकार नहीं है। एएनपी देखिए शिकायत तो है, अब उसका हल करना एक ही तरीका है, वो फुल प्रूफ। जो अंगूठा लगता है ना वहां, जब आपको बैलेट पेपर इश्यू होता है, बस उस अंगूठा ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, नाजरा के रिकॉर्ड से। ये लाहौर की नशिस्तों का भी करें, ये कराची की नशिस्तों का भी करें, जहां जहां हंगामा करे कोई बात नहीं, लाख हर बैलेट पेपर का हर पता चले कि ये अंगूठा किसने लगाया है, और फिर जिसके अंगूठे जाली निकले उनके अंगूठे काट दें, रिटर्निंग अफसरों के, प्रिजाइडिंग अफसरों के अंगूठे काट दें, और मैं तो कहूंगा जो वहां जीतने वाले 100 कार्ड है उनके भी अंगूठे काट दें, ताकि आइंदा कोई हरकत, क्योंकि मेरे पास भी बहुत शिकायत हैं। कैसे बच्चियों को धमकाया जाए, तो पोलिंग स्टाफ होता है, बच्चियां होती हैं उसमें, धमकाते हैं उनको। ये पाकिस्तान की सियासत या क्या है, ये गंदगी क्यों बना दी है हमने? हम मैच की तरह क्यों नहीं खेलते? मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, लोग मुझे फोन करके बताते हैं, लेकिन बहरहाल कायदे में, जाब्ते में जरूर सुनवाई होनी चाहिए, और अंगूठा ऑडिट तो लाजिमन होना चाहिए, लाहौर का भी होना चाहिए और कराची का भी होना चाहिए। अच्छा शाम साहब, केपीके में अब एक और उलझाव है खुद पीटीआई के अंदर, वहां पे ये समझ ही नहीं आ रही कि असद कैसर साहब वजीर आला बनेंगे या परवेज खटक साहब बनेंगे। असद कैसर साहब तो प्रेसिडेंट है वहां जी, और ये परवेज खटक की जनरल है ऑल पाकिस्तान जी। डॉक्टर आरिफ अलवी की जगह इन्होंने इलेक्शन जीत लिया था, अब आरिफ अलवी साहब तो कराची पे लीडर बन गए, और परवेज खटक साहब यहाँ एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, परवेज खटक साहब उससे सरबराह थे, ताकि लोगों से नेगोशिएट करे। अभी तक मैंने देखा पीटीआई वालों से चेक किया है, उन्होंने किसी को डिक्लेयर नहीं किया, ना परवेज खटक साहब को ना असद कैसर साहब को। इन दोनों को चाहिए अपनी ख्वाहिशात को जरा दबा के रखे। ये कमाल इनका नहीं है जो मैंडेट इनको मिला है, ये तो बेनिफिशरीज हैं। ये बल्ले और बल्ले वाले का कमाल है और बल्ले वाले का कमाल है। तो ये बात समझें और अपनी हदूद व क़यूद में रहें और पार्टी को फैसला करने दें। और यहां फैसला हो गया है वैसे जी, लाहौर में जो पंजाब असम्बली है उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो पीटीआई के होंगे। महमूदुर रशीद साहब 20 नशिस्तें हैं उनके पास, और किसी और के पास नहीं है। महमूदुर रशीद जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, 3 दफा इलेक्शन जीत चुके असम्बली का, सूबाई असम्बली का, और लाहौर से जीते, और बड़े धड़ल्ले के आदमी हैं। उनको उन्होंने हार डाल दिया गले पे कि जनाब आप लीडर होंगे पार्लियामानी पार्टी के, और ये राजा रियाज जैसे नहीं होंगे। नहीं, राजा रियाज जैसे नहीं होंगे, राजा सब राजा थे। ठीक है, ये मियाँ साहब मियाँ है। चलो साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, कुछ बलोचिस्तान पे भी नजर डालेंगे और पीपल्स पार्टी पर भी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। पहले हम बात कर रहे थे कि KPK में किस तरह हुकूमत साजी हो रही है, और शामी साहब बलूचिस्तान में भी तो एक जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। रिजल्ट आ गया जी। अब लोगों ने शोर मचाते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं, रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट वही है हस्बे मामूल, यानी मुख्तलिफ जमातों में बटा हुआ। जी। अब देखिए ये जो एक क्लास तो बदलेगी। हाँ। देखें जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है उसको खासा सदमा पहुंचा है। जरा पार्टी पोजीशन भी साथ साथ दिखा दें हमें कि वो क्या है। पश्तून एरियाज जो हैं जी, उसकी बिला शिरकत गैर बिल्कुल जमीयतुल उलमा इस्लाम के पास रही है नुमाइंदगी जी, काफ़ी अरसा। बिल्कुल। और बलोच हल्कों में भी जमीयतुल उलमा इस्लाम ने रोड्स बनाई हैं। बिल्कुल बनाई। हमारे जनाब हैदरी साहब जो है वो बलोच इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, अब्दुल गफूर हैदरी। और अब जो है पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी जो है उसने एक अच्छा शेयर उनसे ले लिया। बिल्कुल। और उसके जनाब पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के 10 अरकान जी, 10 अरकान हैं, और मुस्लिम लीग के 9 हैं। देखें अब ये शम्स साहब 9 हैं हमारे पास, PML-N के, इंडिपेंडेंट्स है 8 और NP 8 आज़ाद हैं जी। और वो जो अपनी असल में BNP जो है ना जी, BNP मैंगल के 2 हैं बिल्कुल, और BNP अवामी जो है उसका इसका एक है जी। लेकिन नेशनल पार्टी के कितने हैं? जी, नेशनल पार्टी के 6 हैं। हाँ, नेशनल पार्टी के 6 हैं जी। नेशनल पार्टी की बड़ी अहमियत है। देखिए एक तो मुस्लिम लीग नून के जितने लोग हैं वो बलोच इलाकों से आए हैं, बिल्कुल, और खुद नेशनल पार्टी भी मौजूद है और दूसरे आज़ाद भी हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान की असम्बली में बहुत अरसे के बाद, जिसमें एक अपोजिशन भी मौजूद होगी। और वो कौन होगी? मतलब जमीयतुल उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में बैठ सकती है। ठीक है, तो गोया आप जमीयतुल उलमा इस्लाम को हर तरफ से हुकूमत से बाहर रखते हैं? कोलिशन अपोजिशन भी हुकूमत का एक हिस्सा होती है। ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ हमारे यहाँ के अपोजिशन में बैठने पर लोग तैयार नहीं होते। तो अगर कायदे हिस्ब इख्तलाफ जमीयतुल उलमा इस्लाम से बन सकता है, दूसरे कुछ लोग भी हो सकते हैं। अगर जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है वो हुकूमत में शरीक होती है तो फिर को और लोग होंगे। तो बहरहाल अब ज़रूरत नहीं रही कि आप 60 के 51 लोग जो हैं, अभी तो ख्वातीन आनी है, मजदूर आने, सारे अकलियतें आनी है, मजदूर तो नहीं अकलियतें। तो अगर ये सारे लोगों को आप बस पे बिठाएं इख्तिदार की, ये ज़रूरत नहीं रही। ठीक है। अब पार्टीज़ हैं, उनका डिसिप्लिन होगा, और एक अच्छी पार्टीज़ जो अपना वजूद रखती हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनके लोग मुंतखब होते हैं। कुछ डिसिप्लिन भी होगा गवर्नमेंट के मामला? बहुत होगा, क्योंकि पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का भी अपना एक डिसिप्लिन पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी जो है वो भी डिसिप्लिन पार्टी, BNP मैंगल जो है वो भी एक डिसिप्लिन पार्टी, मुस्लिम लीग नून तो बहरहाल होगा ही डिसिप्लिन, क्योंकि हमारे पास तो हुकूमत भी है, तो डिसिप्लिन के साथ और यानी हुकूमत भी होगी, काजर भी होगी, डंडा भी होगा। ठीक है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में एक डिसिप्लिन हुकूमत बनेगी और पहले से सूरत हाल जो है बेहतर हो सकती है। ठीक है। शाम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शिकस्त के बाद बहरान का सामना, पीपल्स पार्टी को जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो तो आप अनप्रेसिडेंटेड है। एक नशिस्त जीती है जी, बिल्कुल, पंजाब से जी, वो भी जनाब मखदूम महमूद अहमद साहब जो हैं उन्होंने उधार दी है। और अगर वो तीर का निशान ना भी होता तभी वो जीत जाते। बिल्कुल, बल्कि तीर के निशान से तो ये उनके बेटे हारे भी हैं जी, जो वो समझे थे रहीम यार खां के बेताज बादशाह है, वो ताज भी छीन लिया। तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब का बच्चा एक अगवा हुआ, अभी तक वापस नहीं आया, और उसके बाद उनके सारे बेटे हार गए। ये मखदूम साहब के बच्चे हार गए, बाकी जो बड़े बड़े उनके थे सरदार और वडेरे और सब हार गए। और यहाँ मुस्लिम लीग नून ने अपना तसल्लुत जमा लिया, और फिर कुछ जो वजूद मनवाया है वो PTI ने मनवाया है। अब PTI के स्टालवर्ट्स भी हैं, चंद वोटों से हार रहे हैं। गिनती जो है जहांगीर तरीन साहब वो जीत के हार गए हैं। अब वो गिनती जो है उन्होंने दोबारा कराने की दरखास्त दी, जो इलेक्शन कमीशन ने मान ली है। इसी तरीके से हमारे जो खाकवानी है, बिल्कुल, उनकी सीट भी खासी पुख्ता नजर आ रही थी, मगर वो भी हाथ से निकल गई है, वो भी मामूली फर्क से। मगर जावेद हाशमी साहब रिटर्न हो गए मुल्तान से, मखदूम शाह महमूद साहब रिटर्न हो गए। तो ये एक JU अपना PTI ने भी अपना मौजूद बनवाया है, और मुस्लिम लीग नून ने तो सबका सफाया कर दिया। आप ये देखिए ये पीपल्स पार्टी ने क्या इश्यूज उठाए कि सूबा बनाओ, सराइकी सूबा बनाओ, जनूबी सूबा बनाओ, वो तो कहीं भी नहीं नजर आया। बात ये देखिए पंजाब के जो लोग हैं
उन्होंने ये भी तो फैसला किया ना कि भाई हमारे मसाइल और हैं, हमें इनमें ना उलझाओ, उन मसाइल की तरफ तवज्जो दो। अब ये सारे लोग यक्के बाद दिगरे इस्तीफे दे रहे हैं। वहां सलीम अनवर सैफुल्ला उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यहाँ गिलानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, मंजूर भट्टू साहब जो बड़े जनाब, आप वो भी देखिए उनकी खानदानी रियासत थी, बेटा भी मेंबर, बेटी भी मेंबर, खुद भी मेंबर। और उन्होंने पिछली दफा मुस्लिम लीग काफ से 2008 में उनका झगड़ा किस बात पर हुआ, उनका 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा, उनका हम 1 सीट पे देंगे, उनका खुदा हाफिज, फिर दोनों सीटें जीत के दिखा दी उन्होंने। तो मंजूर भट्टू साहब भी इस रेले में बह गए। अब सवाल ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये किस तरह की सियासत कर रहे थे। एक तो बेचारी पीपल्स पार्टी लीडरलेस थी, ठीक है, जरदारी साहब तो बैठ गए जनाब ऐवान सदर में, और बिलावल साहब जो हैं वो बाहर मुल्क से, और फिर ऐसा लीडर, देखिए खतरात उनकी जिंदगी को थे, मैं मानता हूं, लेकिन कैसा लीडर हो जो लोगों के सामने ना आए। तो बेनजीर भुट्टो की जरूरत तो नहीं है, जुल्फकार भुट्टो की। बिल्कुल, आप तो ये देखिए गैर हाजिरी तो असफंयार वली को ले बैठी। उनकी वालदा मोहतरमा जो है बेगम नसीम वली खान, सुटेली हैं अगर, लेकिन बहरहाल हैं, तो उन्होंने फरमाया कि इसको तो अलिफ बे जीम नहीं आती, ये वहां बैठा रहा पेशावर में, यहां क्या होता, उन्होंने भी नोहा पढ़ा, और पीपल्स पार्टी का नोहा भी है। तो पीपल्स पार्टी के लोग, इत्तेदाद हसन साहब, उन्होंने कहा भी सेनेट की मुझे इस्तीफा दे देता हूं मैं। अब मखदूम अमीन फेम को लिख के भेजा और मुझे इजाजत दे, तो मेरी बेबी हार गई यहाँ से, तो बेगम उनकी हार गई, और इस तरह जनाब सफाया हुआ। मुझे खुद अफसोस हुआ है। पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है, कौमी पार्टी है, उसके साथ ये हशर नहीं होना चाहिए। कम बैक मुमकिन है इनका? बिल्कुल मुमकिन, सियासत में होता रहता है। अच्छा, कई दफा जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद देते हैं, उधर डूबे इधर निकले, उधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। एक कहा जाता है फंडामेंटली कि जरदारी साहब का सदर बनने का फैसला जो था वो गलत था, अगर वो ना बनते, खुद फील्ड में होते, तो ये सूरत हाल ना हो। मेरा तो ख्याल है कि जरदारी साहब ने जो वजीर आजम चुने, हाँ, वो बड़ा गलत फैसला हुआ। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, और सारी चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि कोई गवर्नेंस का कोई मामला नहीं, ठीक, कोई उन चीजों पर तवज्जो नहीं। रेल बर्बाद है तो बर्बाद, जहाज बर्बाद है तो बर्बाद, स्टील मिल बर्बाद है तो बर्बाद, और लोग जो है परेशान, और बिजली बर्बाद है तो बर्बाद। और उसके बाद फिर राजा परवेज अशरफ साहब आए, हाँ, यानी इस लिहाज से उन्होंने बेहतर काम किया कि उनके दौर का कोई स्कैंडल तो नहीं बना वजारत उस्मा के बाद, लेकिन उससे पहले जो इल्जामात थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि जरदारी साहब जो है वो इन चीजों को खातर में नहीं ला रहे। बिल्कुल, उन्होंने सोचा, मेरी ये कहा जाता था, बार बार लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी कहती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो रूरल है, बिल्कुल, दही इलाकों में, दही इलाकों के ये मसाइल ही नहीं। और भाई दही इलाकों के क्या मसाइल, ये बिजली, मेरा ख्याल है बिजली गिर गई है पीपल्स पार्टी पर। हम सब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे जो फेसबुक, SMS और फोन कॉल्स के जरिए हमें मौसूल होंगे, और बराह रास्त फिर हम यहाँ पे उन्हें डिस्कस भी करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो शामी साहब सवाल आया है कि पीपल्स पार्टी को किसने ख़त्म किया। ये है जी, पूछने वाले हैं रहमान असलम साहब, और ये सऊदी अरब से हैं कि पीपल्स पार्टी को किसने ख़त्म किया, PPP ने, खुद PMLN ने, या PTI ने? ये बड़ा लंबा सवाल है। बहरहाल ये आप ये कहिए जो कुछ भी फैक्टर्स थे खत्म हो गई। ठीक है, कहानी खत्म को ना पूछ मार का है हुस्न इश्क में, ठीक, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आता। शाम साहब, ये मेरी आरजू है जी कि ये जिंदा हो दो, और जिंदा होने की सलाहियत इसमें मौजूद है। ठीक, शाम साहब, ये सदफ जमील साहिबा हैं दुबई से, इन्होंने सवाल भेजा है, और खुसूसी तौर पे आपकी अभी गुफ्तगू के हवाले से वो कह रही हैं, शामी साहब जिस तरह आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर हम इंडिया के सामने झुकते ही चले जाएं? यानी किसी से मुलाकात करना, हाँ, किसी को इनवाइट करना, किसी के साथ खाना खाना, ये झुकने के मुतरादिफ है। हम लोग कुछ पागल हो चुके हैं। हाँ। हमने पाया क्या है, कितनी जंगें लड़ी हैं, क्या पाया है, क्या खोया है, कोई हिसाब तो करो। इसलिए कौमें अपने वकार के साथ जिंदा रहती हैं, एक तरह हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला होकर जिंदा नहीं रहती। हमें अपना दिफा मुस्तहकम करना चाहिए, और बस
इज्जत और आबरू के साथ मामला करना चाहिए। जी शम्स साहब, अहमद खान साहब हैं जी डेरा इस्माइल खान से हमारे साथ फोन पे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हो? आपकी दुआ है जनाब, फरमाइए। खैरियत है? हाँ जी जी सर, मैं ये खैबर पख्तूनख्वा की से बात कर रहा हूँ, डेरा इस्माइल खान से, इमरान खान की हाँ जी जो कामयाबी पर। हाँ जी मैं जी अभी ये फजल रहमान साहब कह रहा है कि मैं इमरान खान की जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं करता हूँ। इमरान खान ने जो हमारे ऊपर ये फजल रहमान ने जो हुक्मरानी की है हमारे ऊपर, ये मैं इलाका शरानी से ताल्लुक रखता हूँ। इसमें तकरीबन मुझे जब याद है इसमें 5 साल हुकूमत हमारे ऊपर चलाई है। इसके करप्शन है, MPA जो है, MNA भी है, ये सारे करप्शन है। हम खुद ये ठेकेदार है, यहीं पे 30% पे इसकी जो चीज होती है 30% होती है। हमने जोड़ दिया इमरान खान को, इसलिए दिया कि उसका हुकूमत आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल ठीक। इमरान खान की पार्टी का जो बंदा है कैसर जमाल, उसको हमने जिताया, मौलिक वाला को वोट नहीं दिया। हमारे लोग तो बड़े वो है, मतलब अनपढ़ लोग है, वहीं पे ये उनके जज्बात तो ये है कि हमने करप्शन से निजात के लिए इमरान खान को वोट दिए हैं जी। अब आप उनकी हुकूमत जो है वो कायम होने दीजिए। ठीक, और इमरान खान का इम्तहान शुरू। हमने इम्तिहान तो सब कुछ शुरू है भाई, ये इम्तिहान मालूम होता है, ये होना है, घबराना नहीं चाहिए। शम्स साहब, नवीद इम्तिहान से घबराता नहीं है। नवीद लोधी साहब है जी मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं शामी साहब आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ जी। अच्छा, और मैं मियाँ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। वो इंतखाबात में भरपूर जीते हैं। नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ तो उनके लिए आप कोई भाई SMS इस्तेमाल करें, कोई चिट्ठी भेजे, कोई टेलीग्राम भेजे। दो सवाल है जी मेरे छोटे छोटे जी। हाँ जी। एक तो उनको चाहिए कि ये जो सरकारी हज पे पाबंदी लगाई जाए जी। अच्छा। और दूसरा सवाल ये MNA MPA जो सरकारी अखराजात पे 5 स्टार होटलों में अमेरिका और बरतानिया और दूसरे मुल्कों में रहते हैं, इन पे पाबंदी लगाई जाए और ये जाके वहाँ पे हमारे सफारत खाने में ठहरे। जी बिल्कुल ठीक है। अगर सफारत खाने में इतनी जगह ना हो तो किसी होटल में तो ठहरना पड़ेगा, लोधी साहब, लेकिन किसी मुनासिब होटल में ठहरना चाहिए। तजावीज दी है इन्होंने, सवाल तो नहीं ठीक बात है। ये अय्याशी वाली कैफियत खत्म होनी चाहिए बिल्कुल, और बड़ी कफायत शारी से काम होना चाहिए। शामी साहब, ये नाहिद तारिक साहिबा हैं नैरोबी कीनिया से। हाँ जी। ये पूछ रही हैं कि शामी साहब, मैं आपने जो अप्रोच इख्तियार की है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की, में ये हमारे दिलों की आवाज़ है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स और फौजियों को निकाल के हम आम लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करें तो शायद बेहतर हल निकाल लें? भाई फौजियों की इज्जत भी हम करते हैं, वो इसलिए कि हमारे मुहाफिज हैं, हमारी सरहदों पर खड़े हैं, हमारे अंदरूनी दुश्मनों से निपट रहे हैं। तो फौजियों ने देखिए, फौजियों ने हमें ये नहीं कहा कि आप लड़ते रहें, और अब इसलिए हमें अहले सियासत को, अहले तदब्बुर को अपना काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, ये अमन के लिए भी फौज बड़ी जरूरत है। ताकत नहीं होगी तो अमन कायम नहीं होगा। अमन ताकत के साथ कायम होता है, ताकत का अपना तवाजुन होता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अनवारुल हक साहब है हासिलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहब, मेरी आपके प्रोग्राम के जरिए से मियां साहब से, नवाज शरीफ साहब से गुजारिश ये थी कि जी अनवार साहब का लाइन ड्रॉप हो गया जी। नवाज शरीफ साहब से कुछ गुजारिश करना चाहते हैं। अकरम शेख साहब हैं जी मीरपुर खास से। मीरपुर से मोहम्मद अकरम शेख बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, मोहम्मद अकरम शेख साहब तो हम कहते थे इस्लामाबाद में ही पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अब आप मीरपुर में भी मौजूद है। माशाल्लाह, इनकलाब आ रहा है, पाकिस्तान इनकलाब की तरफ जा रहा है माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है, और पाकिस्तान को इनकलाब की तरफ आना चाहिए। अब ये है कि जैसे सूबा सरहद में हुकूमत बनने जा रही है, तो वहां अभी से ही लोगों ने तैयारी कर दी। अभी बयान आए हैं जैसे जी, ठीक, टांगे खींचने की तैयारी। पाकिस्तान में अब टांगे खींचने की तैयारी। जो अवाम वोट देकर एक को लाते हैं तो उसको कबूल करना चाहिए। बिल्कुल, ये आप फिक्र न करें, आप बंद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपके साथ हूं। जिस पार्टी के पास मैंडेट है उसको हुकूमत बनानी चाहिए। शामी साहब, मुझसे एक सवाल पूछा बार बार गया कि मैं आप प्रोग्राम में वो बात करूं, और वो ये है, SMS के जरिए भी और फेसबुक पे भी लोगों ने पर्सनली भी पूछा कि इमरान खान साहब कौन सी सीट छोड़ेंगे, कौन सी रखेंगे छोड़ें जी। अब बात ये, लोग वैसे मशवरा ये दे रहे हैं कि रावलपिंडी की सीट रख लें और मियां वाली और पेशावर की छोड़ दें। रावलपिंडी की तो अगर छोड़ी तो नहीं, वो रावलपिंडी की सीट उनके पास आई है बड़े मेहनत के साथ बड़ी, और पेशावर में भी इंशाल्लाह वो दूसरा आदमी जीत जाएगा उनका। बाकी फैसले तो सियासतदानों ने खुद करने होते हैं। अब लोग तो मुझे ये भी कह रहे हैं कि जनाब जावेद हाशमी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की सीट छोड़ दें,
तो वो उनको असद उमर साहब जो है उनको लड़ाया जाए वहां से। अच्छा, असद उमर साहब के भी बड़े फैन हैं जी, असद उमर साहब उनका फैन क्लब अपनी जगह है वो, यानी मुस्लिम ये जो पीटीआई है उसका यानी मुआशी ब्रेन तो वही है। हाँ, और इस तरह के लोग अगर असम्बलियों में हो हाँ, तो असद उमर की जरूरत है, मगर बाकी उनकी मर्जी, पार्टी फैसला करे ना करे, हम वो कहें तू कौन हम खाम खा। अनवारुल हक साहब हाजिलपुर से दोबारा रिकनेक्ट हुए। जी अनवार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जनाब। शामी साहब, पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को इतनी बारी अक्सरियत से कामयाब होने पे मुबारकबाद दे रहा हूँ। पहुंच गई, चलिए जी। और दूसरी ये उनसे गुजारिश ये है कि उनका यानी कि सबसे ज्यादा फोकस यूथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे होना चाहिए। बिलीव मी, अगर वो हमारी की यूथ की स्किल्स को यूटिलाइज करें तो ये पाकिस्तान के 80% के प्रॉब्लम्स के हल हो जाएंगे। तो ये मेरी उनसे एक नहायत एहतराम से ठीक है गुजारिश है कि वो इस बात पर फोकस करें प्लीज। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, ये अरसलान खान साहब हैं जी। अरसलान साहब, अरसलान खान अरसलान इफ्तिखार तो जनाब वो पाए गए कहाँ, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जी, कहीं पाए गए थे गुज़िश्ता, मैंने देखा कई दिनों में वोट डालते हुए। हाँ, वोट डालते हुए बाप बेटा इकट्ठे हो गए जी, आगे पीछे हो गए। शामी साहब, ये नेकी के कामों में तो इकट्ठा होना चाहिए। अरसलान खान साहब है जी। अरसलान खान साहब कह रहे हैं, शामी साहब क्या हम ये तवक्को रखें कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में एक मॉडल कायम कर देगी? उन्होंने दावा किया है ये, देखिए आप दावा करें, देखेंगे जब कायम करके दिखाते हैं, सुभान अल्लाह, नहीं तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फेसबुक पर बहुत सारे सवालात और कॉलर्स भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल आपसे दोबारा बातचीत हो प्रोग्राम में, और हमें दीजिए कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह के बाद।